अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 975 पॉइंट माइनस क्लोज हुई है और 1386 पॉइंट मैक्सिमम गई है प्लस में और नेगेटिव गई है 1319 पॉइंट। तो अगर बात की करें हम शेयर्स की जो ट्रेड हुए हैं 596 मिलियन शेयर्स जो हैं वो ट्रेड हुए हैं लास्ट डे, और कल हुए थे 596, आज हुए हैं 569। वैल्यू की बात करें तो 67 बिलियन का काम हुआ था कल और आज हुआ है 66 बिलियन का। तो ये जो इंडिकेटर है इसके मुताबिक स्मूथ है मार्केट, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, यानी कि वॉल्यूम भी थोड़ा सा कम हुआ है, थोड़ा सा उसी रेशो से वैल्यू भी कम हुई है। तो इस इंडिकेटर को आप डेली बेसिस के ऊपर देखा करें तो इसके मुताबिक मार्केट स्मूथ है, कोई तेज़ी नहीं है, कोई मंदी नहीं है मार्केट के अंदर। ठीक है, इसके बाद हम सेक्टर्स की बात करें तो कमर्शियल बैंक्स आज 550 पॉइंट इसकी वजह से नेगेटिव हुई है मार्केट। इन्वेस्टमेंट बैंक ने 332 पॉइंट नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया है, और जिसने पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया उसमें इंश्योरेंस है, केबल वाले हैं, ऑटोमोबाइल है, फार्मास्यूटिकल है, इन्होंने थोड़ा थोड़ा प्लस में कंट्रीब्यूट किया है। तो कमर्शियल बैंक ही मार्केट को बेसिकली लीड कर रहे हैं जी अभी तक। इसके बाद चलते हैं जी कल मैं ये रिपोर्ट नहीं बना सका था, डेटा नहीं आया था, जिसकी वजह से हम ये रिपोर्ट नहीं बना सके थे। अच्छा, कैटेगरी ए और ए प्लस में देख लें स्टॉक्स कितने हो गए हैं जी। ये हो गए हैं जी 43, थोड़े से कम हुए हैं, और डी और डी माइनस में 8 रह गए। और अगर हम बात करें अलर्ट कैंडल की तो FCEPL, एटलस होंडा, ट्रीट, INIL, निशात मिल, MTL, फौजी सीमेंट, TPLT, दो तीन आइटम्स की कल की इसके अलर्ट कैंडल और 4-5 की आज की है। तो ये अलर्ट कैंडल है, इसको आप नोट कर लें। आज जो ए में आए हैं, यानी कि 2 दिन का डेटा है, कल यानी कि परसों से आज का जो कंपैरिजन करूं तो FCCL ए में आया है, HTL ए में आया है, INIL ए में, मारी ए में, OGDC, TRG, FCEPL, ये स्टॉक्स जो हैं 7 स्टॉक्स हैं जो ए में आए हैं। डायरेक्ट ए प्लस में ट्रीट आया है, और ए से ए प्लस में जो गया है वो पाक इलेक्ट्रॉन और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। क्लियर अपवर्ड में जो स्टॉक्स हैं जी वो हैं 67 आउट ऑफ 102, एक बड़ा नंबर है। ठीक है, और आप यहां से एक बात ध्यान में रख लीजिएगा कि मार्केट हमें अच्छी लगेगी, मार्केट इसका यहां से मंदी में जाना काफ़ी टाइम टेकिंग होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। जितने भी टेक्निकल जो एनालिसिस करने वाले हैं वो आपको मार्केट अच्छी बताते चले जाएंगे, लेकिन अगर मार्केट यहाँ से टूटती है तो काफ़ी टाइम लग जाएगा मार्केट को मंदी में जाने के लिए। ये ना हो उस वक्त तक आपकी कमर टूट जाए, ये ध्यान में रखिएगा कि यहाँ से मार्केट का मंदी में, टेक्निकली मंदी में जाना, ये ध्यान में रखिएगा, उस वक्त तक आप लोगों की कमर टूट सकती है। इसलिए आप अपने हिसाब से चलेंगे। मैं तो आपको कहता रहूँगा जी मार्केट अच्छी है, मार्केट अभी मंदी में नहीं गई, मार्केट मंदी में नहीं गई, तो आपने मुझे देखते हुए कि मार्केट मंदी में नहीं जा रही तो अपनी पोजीशंस को, अगर कोई लेवरेज में काम करता है या कोई ख़तरनाक काम कर रहा है तो वो उस चीज़ को फॉलो उस तरह ना करें। आपने अपने स्टॉक को फॉलो करना है, वो कितने % माइनस में जा रहा है आपने उसको देखना है, मार्केट को नहीं देखना आपने, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो मार्केट का यहाँ से मंदी में जाने के लिए काफ़ी टाइम दरकार होगा, लेकिन आपका स्टॉक अगर 20, 25, 30% गिर जाता है तो वो आपके लिए एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम हो सकती है। वो ये जो मसला है ना किसी वक्त भी आपके सामने दरपेश, ये मसला तो हर वक्त आपके लिए समझ लें कि आपके सामने रहेगा। अच्छा जी, इसके बाद हम वॉल्यूम वाइज देखते हैं। आगा स्टील जो है इसको आप देखिएगा पहले नंबर पे है, इसकी आज अलर्ट कैंडल भी बनी है, डिस्कस भी कर लेंगे। पाक इलेक्ट्रॉन सेकंड नंबर पे, हैस्कोल तीसरे नंबर पे है जी, और BML चौथे नंबर पे, ट्रीट 5वें नंबर पे, के इलेक्ट्रिक 6ठे नंबर पे, सिनर्जी 7वें, BOP 8वें नंबर पे चला गया है, MDTL 9वें नंबर पे, BOP को भी हम डिस्कस करते हैं आज, कोशिश करता हूँ, और WTL 10वें नंबर पे, और सिस्टम 11वें नंबर पे। ये होगी जी हमारी रिपोर्ट। और अब सीधा चलते हैं जी, हम थोड़ा सा कुछ स्टॉक्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले KSE 100 इंडेक्स। मैंने आपको कहा था कि KSE 100 इंडेक्स देखिए 45 की मूविंग एवरेज जब तोड़ेगा उस वक्त तोड़ेगा, बहुत टाइम है। ठीक है, तोड़ने को तो आया तो वो 2-3 दिन में भी तोड़ सकता है, लेकिन नॉर्मल अगर मार्केट बिहेव करती है तो बहुत अरसा लगेगा उसको नीचे जाने में। अच्छा, कुछ लोगों को इतराज़ है यार कि मैं चीज़ों को रिपीट बहुत करता हूँ, तैयारी नहीं करके आता। तो भाई मैं तैयारी करके वाकई नहीं आता, और रिपीट करने का मकसद और सिर्फ मैं डेलिबरेटली चीज़ों को रिपीट करता हूँ कि लोग चीज़ों को इस तरह
कॉपी पेंसिल लेके नहीं बैठे होते। मैं हर बार कहता हूँ कि आप कॉपी पेंसिल लेके बैठें। जिसको ये एतराज़ है कि मैं बार बार चीज़ें रिपीट करता हूँ, वो भी मुझे बता दे कि आप कॉपी पेंसिल लेके बैठते हैं कि मेरी एक एक चीज़ को नोट कर रहे हो ताकि कोई चीज़ रिपीट नहीं होगी मेरी। ऐसा कुछ नहीं है। मैं बार जो चीज़ें रिपीट करने वाली हैं वो एक वीडियो में भी बार बार रिपीट करता हूँ, डेली रिपीट करता हूँ, वीकली रिपीट करता हूँ, क्योंकि बहुत से नए लोग भी जुड़ते हैं। और वीडियो के अंदर भी बार बार रिपीट करने का मतलब होता है कि आपको बार बार रिवाइज करवाया जाए और उसकी इंपॉर्टेंस आपको बताई जाए कि यार कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और तैयारी मैं वाकई नहीं करके आता। मैं बगैर तैयारी के हर चीज़ जितनी भी चीज़ होती है मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं तैयारी के चक्कर में पड़ जाऊँ ना तो मैं 15-15 दिन वीडियो नहीं बना सकूँगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले जी हम डिस्कस करेंगे पाक इलेक्ट्रॉन। पाक इलेक्ट्रॉन को जब हम डिस्कस करने जाते हैं तो एक चीज़ का देख लें कि यहाँ से इसकी तेज़ी स्टार्ट हुई है, ठीक है, यहाँ तक चला गया। और इसके बाद देख लें कि ये हमारा जो आखिरी हाई था वो ये वाला था, ये आखिरी हाई था। तो जो प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं तो ये पहले जो जिस तरह हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए हमें ये वाला जो लेवल है यानी कि 6179 इससे ऊपर जाएगा तो आपकी बाइंग बनती है, जो कि गया भी था स्टॉक 6460 तक। और ये हमारा एक लेवल था 6179 का, इससे ऊपर प्राइस एक्शन में बाइंग बनती है। और इसके अलावा पैक इलेक्ट्रॉन में जो बाइंग बनी थी हमारी वो बनी थी 56.49 में पाक इलेक्ट्रॉन की। और मैं ये समझता हूँ कि पाक इलेक्ट्रॉन जो है ये बहुत सारे लोगों की वॉच लिस्ट में है और होना चाहिए। अगर नहीं है तो पता नहीं क्या वजह क्यों नहीं है। तो बड़ा क्लियर मतलब इसमें ट्रेडिंग होती है। और 5649 में हमारी तकरीबन इसमें ट्रेड हुई थी, 5650 में, अब 62 से ऊपर चल रहा है। और इसके बाद अब आप जब आप इसको बाय करने जाएंगे तो आवरली टाइम फ्रेम पे जाएंगे बाइंग करने के लिए, या जो इसकी जो हमारी प्राइस एक्शन है वो 6179 से ऊपर ही अच्छा लगता है, ठीक है। ये हो गया जी पाक इलेक्ट्रॉन। और इसके बाद ही आगा साहब, आगा स्टील जो हैं वो देख लेते हैं। आगा स्टील को देखें तो अभी इसने आज ही इसने रिकवरी दी है, 10% आज बढ़ा है। अगर आपकी वॉच लिस्ट में है तो आप इसको 9.61 से ऊपर आप इसको बाय कर सकते हैं, 9.61 से ऊपर बाय कर सकते हैं। मेरी वीडियो देखकर कोई भी स्टॉक आपने पिक नहीं करना। सबसे पहले आपने अपनी वॉच लिस्ट बनानी है। वॉच लिस्ट में अगर इन असूलों पे कोई स्टॉक परफॉर्म कर रहा हो तो आपने बाय करना है। मैंने आगा स्टील डिस्कस किया और आपने आगा स्टील बाय कर लिया, ये सबसे ख़तरनाक चीज़ है। आपने अपनी वॉच लिस्ट बनानी है। उस वॉच लिस्ट में अगर कोई स्टॉक परफॉर्म करता है तो वो आपकी किस्मत है या वो आपका सिस्टम है। डेली बेसिस के ऊपर स्टॉक पिकिंग, डेली बेसिस के ऊपर स्टॉक की तलाश, ये आपको बहुत दूर तक ले चली जाएगी। और ऐसा दूर लेके जाएगी फिर वापसी का रास्ता मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। इसके बाद है जी ट्रीट। ट्रीट जो है जी वो इसका भी आज अलर्ट कैंडल बनी है। और इसकी आप देख लें कि यहाँ पर इसकी जो पुरानी 23 अक्टूबर का एक हाई लगा हुआ है लास्ट 35 रुपये 94 पैसे, ठीक है। आज वो हाई क्रॉस नहीं हुआ बट 35 रुपये 94 पैसे इसका एक लेवल है प्राइस एक्शन के हवाले से। और टीकेटी के हवाले से भी हमारा सेम वही लेवल बन गया है। 35 रुपये 39 पैसे हाई होगा, हाई क्रॉस होगा तो आप बाय करेंगे, अदरवाइज आप वेट करेंगे, ठीक है। इस तरह देखें, दो तरीकों से मैंने आपको बता दिया कि एंट्री आप कैसे ले सकते हैं। तीसरी एंट्री अभी नहीं आई, वो आवरली टाइम फ्रेम पे होगी। जब ये स्टॉक हमारे अलर्ट कैंडल से 5-7% ऊपर चला जाएगा तब आपने आवरली टाइम फ्रेम पे उसकी अपनी अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है जी। ये दो अपॉर्चुनिटीज अभी अवेलेबल हैं ट्रीट के अंदर, आवरली वाली अभी नहीं आई। तो ये चीज़ों को टेक्निकल, मैं बार बार चीज़ों को डिस्कस करने का मतलब ये होता है कि आप उसकी बारीकी को समझ सकें। हमने सबसे पहले आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर एंट्री बनती है, लेकिन हमने एंट्री नहीं लेनी। सबसे पहले कोई भी स्टॉक जब नीचे से ऊपर जा रहा होता है सबसे पहले आवरली टाइम फ्रेम पे एंट्री बनती है। अगर किसी को बहुत जल्दी है वो आवरली टाइम फ्रेम पे एंट्री ले सकता है, बट वो हमारे कायदे कानून के मुताबिक नहीं है। हमारे कायदे कानून के मुताबिक सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एंट्री बनती है, उसके बाद हम आवरली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। और साथ साथ अगर प्राइस सेक्शन में अगर हमारी एंट्री बन रही हो तो हम वहाँ पर भी अपनी पैरामीडिंग कर सकते हैं। अगर स्टॉक अच्छा है, स्टॉक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है तो हम पैरामीडिंग में हम प्राइस एक्शन को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम उसकी पैरामीडिंग करना चाहते हैं, उसकी पोजीशन को बढ़ाना चाहते हैं। तो ये तीन तरीके हैं जी।
इसके बाद देखें एटलस होंडा मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो इसलिए कि मैं आपको बता देता हूँ कि देखें इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी 31 दिसंबर को, 1558 इसका हाई लगा था। मैंने वो कहा था कि यहाँ से ऊपर जाए, 1558 क्रॉस करे तो आपने बाय करना है। 1 2 3 4 5 6 दिन हो गए इसने 1558 क्रॉस नहीं किया, बल्कि ये 1553 से वापस आ गया और अभी भाव चल रहा है 1515। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाए तो हम 1558 के बाद एंटर हो जाएंगे, और अगर यहाँ से नीचे फर्ज करें एटलस होंडा निकल जाता है तो हम बच जाते हैं। तो हमारे रूल्स ही हमें कई दफ़ा बचा भी रहे होते हैं, मरवा भी रहे होते हैं, और हमें प्रॉफिट भी दे रहे होते हैं। सारी चीज़ें साथ साथ चल रही होती हैं। सिर्फ हमने ये देखना है कि यार रेशो किसका है, प्रॉफिट का ज़्यादा रेशो है या लॉस का ज़्यादा रेशो है। तो वो जो जिसका रेशो ज़्यादा होगा हमने वो चीज़ों को अडॉप्ट करना है। अच्छा जी, इसके बाद है जी हमारे पास ट्रीट को मैंने डिस्कस करना था, कर लेते हैं जी। ट्रीट का भी जी आज अलर्ट कैंडल बनी है जी, और आज का हाई है 35 39, इससे ऊपर आप इसको बाय कर सकते हैं। और इससे पहले जो इसका लास्ट प्रीवियस हाई था, जो प्राइस एक्शन के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ, वो है 23 अक्टूबर का 35 रुपये 94 पैसे। ये मैं दोबारा तो नहीं डिस्कस कर रहा, नहीं, 35 रुपये 94 पैसे। ठीक हो गया जी। इसके अच्छा सॉरी, मैं ट्रीट तो मैं दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद INIL को भी आप देख सकते हैं। अब देखें ताज़ा अभी ना स्टॉक अभी बहुत ज़्यादा मंदी के बाद उठ रहा है, ये बहुत ज़्यादा मंदी के बाद। ठीक है, तो ये इसमें जैसे INIL है, इसमें रिस्क है, बट जहाँ रिस्क है वहाँ रिस्क है। तो रिस्क तो है, बट यहाँ से अगर ये मूव बना गया तो अच्छा खासा आपको, मैं आपको बताऊँ इस तरह के ग्राफ के कि इतनी मंदी के बाद, देखें इतनी मंदी के बाद अगर कोई स्टॉक दोबारा मूव बनाता है और हमारी एंट्री करवाता है, तो मेरे हिसाब से तो वीक है, क्योंकि बहुत इतनी लंबी मंदी तेज़ी गुजारने के बाद भी स्टॉक जो है वो इतना सीधा नहीं हो सका, डाउनवर्ड ट्रेंड ही रहा उसका। तो इस तरह के स्टॉक में अगर आपकी वो वॉच लिस्ट में है तो हमने रिस्क लेना है, अगर वॉच लिस्ट में नहीं है तो फिर इस तरह का स्टॉक आपके लिए बहुत खतरनाक है। तो वॉच लिस्ट में अगर आपकी ये मौजूद है तो हमने इसको बाइंग करनी है। 5 आइटम बाय करेंगे तो हो सकता है 3 आइटम में स्टॉप लॉस हिट हो जाए, लेकिन 1 से 2 आइटम आपके चलेंगे ना, वो आपको निहाल कर देंगे। तो इसलिए ये पैटर्न को भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। हमारे लिए मजबूरी होती है कि ये इस पैटर्न को भी फॉलो करना, लेकिन इस पैटर्न में आपके स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट होंगे, लेकिन 1-2 स्टॉक चलेंगे वो फिर आपको 30, 35, 40%, 50% तक की भी तेज़ी आपको दे देंगे। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद है जी हमारे पास ये INIL को डिस्कस करने का मतलब यही था सिर्फ जी। इसके बाद निशात मिल है जी हमारे पास। निशात मिल आप देख लें कि एक अच्छी खासी तेज़ी के बाद हमारा प्राइस एक्शन इसमें है 200 रुपये 84 पैसे। 200 रुपये 84 पैसे से ऊपर हम इसको बाय करेंगे जब ये यहाँ से ऊपर जाएगा, अभी नहीं बाय करेंगे। बट नीचे आया, ये देखें ये इतना नीचे आ गया, लेकिन क्या हुआ इसके साथ कि हमारी डेली टाइम फ्रेम में अभी ये काबू में नहीं आया, यानी कि अलर्ट कैंडल इसकी बनी हुई, ये अलर्ट कैंडल से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है अभी फिलहाल, ये समझ लें आप। 55 की RSI जब तक क्लोज नहीं हो जाती ना, 55 की RSI जब तक क्लोज नहीं हो जाती उस वक्त तक ये अलर्ट कैंडल से आउट नहीं होता। ठीक है, तो ये सारी बातें मैं नए आने वालों के लिए रिपीट करता रहता हूँ, पुराने वालों के लिए भी अगर उनको समझ नहीं आती, कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, तो उस वक्त तक मैं बताता रहता हूँ कि 55 से नीचे जब तक RSI क्लोज नहीं होती उस वक्त तक स्टॉक हमारे अंडर कंट्रोल नहीं होता, हमारी रीच में नहीं आता। 55 से नीचे क्लोज होगा तो हमारी रीच में आएगा। उससे पहले हमने इसको आवरली टाइम फ्रेम पे हमारी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना है। हमने डेली टाइम फ्रेम पे अभी अपॉर्चुनिटीज को नहीं ढूंढना, हमने अपनी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना है आवरली टाइम फ्रेम पे। अभी इस वक्त सिर्फ एक आवरली टाइम फ्रेम है जिसके ऊपर हमारी, हालांकि बाइंग आवरली में भी बाइंग चल रही है, मैं वो भी बता देता हूं आपको। आवरली में हमारी कहां पे बाइंग इसकी ट्रिगर हुई है, निशात मिल की, वो निशात मिल की हमारी बाइंग ट्रिगर हुई है 186.25 नहीं हुई, 186.25 पे हमारी अलर्ट कैंडल बनी थी। अगली कैंडल पे हाई लगा ही नहीं 186.25, उसके बाद नहीं लगा है 186.25, हाँ जी लगा है जी बिल्कुल। 8 जनवरी को हमारी बाइंग ट्रिगर हुई है 186.25 पे, और अभी चल रहा है 180 रुपये 29 पैसे। ठीक है, तो आवरली टाइम फ्रेम पे हमारी इसकी बाइंग चल रही है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अभी हमें मौका इसने नहीं दिया जब तक 55 की RSI क्लोज नहीं होगा। ठीक है जी,
इसके बाद है जी फौजी सीमेंट। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, खैर फौजी सीमेंट जो है वो देखिए 53.77 तो आवरली में क्लोज हुआ है ना, और डेली टाइम फ्रेम पे हाँ कल डेली टाइम फ्रेम पे इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी, आज इसकी बाइंग भी ट्रिगर हो गई है और बाइंग हुई है 59.35 पे और क्लोज हुआ आज 58.79 पे और 59.90 तक गया ऊपर आज फौजी सीमेंट। ठीक है जी, मार्केट के प्रेशर की वजह से ये नीचे आ गया है और लेकिन इसकी बाइंग ट्रिगर हो गई है। इसके बाद है जी टीपीएलपी में बाइंग कल इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी 1287 में और आज इसकी बाइंग भी ट्रिगर हो गई है और 12 रुपये 46 पैसे क्लोज हुआ जी टीपीएलपी। ठीक है, अगर तो आपकी ये स्टॉक उसमें था तो आज इसकी बाइंग आपकी ट्रिगर हो जानी चाहिए थी और नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि आप कभी कच्चा काम करते हैं, कभी पक्का काम करते हैं। पक्का काम करना है, यानी कि जो भी आपकी स्ट्रेटजी है उसको आपने होल्ड करके रखना है और हर जहाँ पर भी ट्रेड बनेगी हर ट्रेड को लेने की कोशिश करनी है। इसलिए अपने आप को बड़ा लिमिटेड रखें, बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ को अडॉप्ट नहीं करना। 1 से 2 देख लेंगे आप कितनी स्ट्रेटजीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपने 100% कोई भी स्ट्रेटजी है उसको 100% आपने फॉलो करना है। अपना बहुत ख्याल रखें और अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें जी। और अगर शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस लाजमी आपने लगाना है, अदरवाइज़ आप लॉन्ग टर्म पे शिफ्ट हो जाएं। ज़्यादा पैसा, ये मैं आपको बता दूं, ज़्यादा पैसा लॉन्ग टर्म में बनेगा, थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है उसके लिए। लोग समझते हैं कि शायद लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना मुश्किल है या मार्केट बहुत हाई लेवल पे चली गई है तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म नहीं हम काम करते, यहाँ शॉर्ट टर्म कर लेते हैं। तो भाई वो शॉर्ट टर्म काम करेंगे ना तो वो फिर आपका माइंड उसी तरह ही बन जाएगा, फिर आप कभी ज़िंदगी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर आप नए हैं तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सीखें। आसान वो भी नहीं है, ये मेरे हिसाब से जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है ये आसान है, पैसा इसमें कम बनता है, लेकिन ज़्यादा पैसा जो बनता है वो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में है। उसमें आपको पेशेंस चाहिए, पैसा चाहिए, 2 चीज़ें उसमें चाहिए, पेशेंस, पैसा, और उसके बाद स्टडीज़ भी उसकी थोड़ी हार्ड हैं। ये स्टडीज़ बहुत आसान है, जो लॉन्ग टर्म के लिए एक ख़ास किस्म की नफ्सियात चाहिए होती है वो भी बहुत कम लोगों के पास होती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने कहा दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर दूँ ताकि नए आने वालों के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें उनको भी ज़रूरत पड़ती है। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।